यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन एस के यहाँ पर जो मैगजीन है PT365 की, इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो जो मैगजीन है, यहाँ पर ये पूरी मैगजीन इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पर जो MCQs लेके आए हैं इसके पूरी मैगजीन के यहाँ पर इन्वायरमेंट की, तो यहाँ पर पूरे आपको MCQs हिंदी में मिलेंगे। राइट, जैसे कि मैं आपको टॉपिक दिखा दे रहा हूँ। टॉपिक यहाँ पर है अप्रैल और नवंबर, जो है अप्रैल 2025 से नवंबर तक की है। ठीक है, इसमें टॉपिक जैसे कि यहाँ पर पहला है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, इसको लेकर के आपका वाइल्ड लाइफ जितना कंजर्वेशन है, जो 1 नंबर का है 1.1 दिख रहा है ना, इतने 1 फाइल पूरे आपके यहाँ से मैंने कवर कर दिए। ठीक है, ये 1 जितना भी है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 है ना, और 1.7 तक पूरे कवर कर दिए। तो यहाँ से आपके टोटल 51 से लेकर 54 क्वेश्चन तक यहाँ पर बने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो। और यहाँ से अगला स्टार्ट करेंगे फिर पार्ट 2 में क्लाइमेट चेंज को लेकर जितने भी आएंगे वो करीब ऐसे 50, 50, 55, 60 क्वेश्चन करके करेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन 1 नंबर से देखते हैं इसको। इससे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 अबू धाबी में आयोजित हुआ था। ठीक है, पहली बात है यहाँ पर ये बोले, पहले यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये बात सही बोले। ठीक है, और यहाँ पर इस सम्मेलन का मुख्य आकर्षण जो था यूनाइट फॉर नेचर ऑन द पाथ टू 2045, मतलब नामक यहाँ पर 20 वर्ष की जो 20 वर्ष यहाँ पर रणनीतिक विजन था वो लाया गया था। जो पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, यूनाइट फॉर नेचर ऑन द पाथ टू 2045 नामक 20 वर्षों की रणनीतिक दृष्टि अपनाई गई थी इसमें, ये भी बात यहाँ से सही है। ठीक है, पहला भी सही था। तीसरा यहाँ से इसमें पहली बार जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का यहाँ पर ऐतिहासिक प्रस्ताव मुख्य रूप से COP28 था। ठीक है, उसमें यहाँ पर चर्चा विषय रहा था, ना कि यहाँ पर विशेष रूप से इस कांग्रेस का प्राथमिक नया प्रस्ताव। तो ये बात गलत हो जाएगा। 2 बातें करेक्ट है, 1 और 2 ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, IUCN की सर्वोच्च शासी संस्था कौन सी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से विश्व संरक्षण कांग्रेस का सदस्य महासभा। ठीक है, IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस वर्ल्ड जो कंजर्वेशन कांग्रेस है, इसके दौरान आयोजित होने वाली सदस्य महासभा इसकी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली, और इसमें सरकारी और गैर जो नागरिक समाज संगठन है वो दोनों यहाँ पे शामिल होते हैं, और ये वैश्विक संरक्षण एजेंडा तय करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। इसमें बोले IUCN ग्रीन स्टेटस का उद्देश्य संरक्षण की सफलता को मापना होता है। पहली बात, पहले आंसर करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ग्रीन स्टेटस जो होता है इसको 2021 में यहाँ पर लॉन्च किया गया था, ताकि यहाँ पर यह मापा जा सके कि संरक्षण प्रयासों को किसी प्रजाति की रिकवरी कितनी यहाँ पर हुई है। ठीक है, पहली बात सही है। सेकंड, ग्रीन स्टेटस को वर्ष 2021 में औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था, करेक्ट है। तीसरा, ग्रीन स्टेटस रेड लिस्ट के विलुप्ति जोखिम का मूल्यांकन स्थान लेता है। यह बात यहाँ से क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत है कि यहाँ पर ग्रीन स्टेटस रेड लिस्ट का स्थान नहीं लेता है, बल्कि उसका पूरक है ना, कंप्लीमेंट है। और ये रेड लिस्ट जोखिम बताती है कि यहाँ पर ग्रीन स्टेटस बचाव की सफलता को दर्शाता है। ठीक है, रेड लिस्ट क्या दिखाएगी? इसके जोखिम को बताएगी, जबकि यहाँ पर ग्रीन जो स्टेटस होता है ये इसके बचाव की सफलता को बताता है। तो 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है। चौथा बोले कि विलुप्ति जोखिम के बढ़ते क्रम का यहाँ पर कौन सा श्रेणी सही यहाँ पर बता रहा है IUCN की जो श्रेणियाँ होती है उसके हिसाब से। ठीक है, देखते हैं। यहाँ से पहला हो जाएगा एंटी मतलब यहाँ पर होता है जो नियर थ्रेटेड, संकट के निकट। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से VU मतलब वल्नरेबल, सुभेद। उसके बाद EN मतलब इंडेंजर्ड या संकटग्रस्त। उसके बाद आपका होगा C से CR क्रिटिकल इंडेंजर्ड। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित पर विचार करना है। IUCN ने पहली बार शेर के लिए ये ग्रीन यहाँ पर जो शेर है यहाँ पे जो लायन, उसके लिए पे ग्रीन स्टेटस असेसमेंट जारी किया है। पहली बात, 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है, बात सही है। ठीक है, दूसरा, एशियाई शेर का वर्तमान आवास गिर गुजरात में राष्ट्रीय उद्यान में, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, अफ्रीकी शेर एशियाई शेर की आकार में छोटा होता है, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर अफ्रीकी शेर आमतौर पर एशियाई शेर से बड़े होते हैं, और एशियाई शेर पेट के नीचे यहाँ पर त्वचा की एक लंबी तरह की जो लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड ऑफ स्किन होती है वो होती है, जो अफ्रीकी शेरों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर 5वें का ए बात यहाँ से सही हो जाएगी। क्या पूछा है? सही पूछा है, हाँ। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एशियाई शेर की पहचान होती है? आंसर हो जाएगा 6 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, पेट पर अंदर त्वचा मोड़, यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर
जो एशियाई शेर होते हैं, एशियाटिक लायन की सबसे विशिष्ट शारीरिक विशेषता उनके पेट के समानांतर चलने वाली यहाँ पर त्वचा है, उसकी एक लंबी तरह से मोड़ होती है। और इसके विपरीत एशियाई शेरों की जो आयाल होती है यह अफ्रीकी शेरों की तुलना में कम घनी होती है, जिसके उनके कान हमेशा दिखाई देते हैं। बी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 7वां है, निम्नलिखित में से तथ्यों पर विचार करना है। भारत में 13 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की जो यहाँ पर WNBR सूची है उसमें है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, मतलब यहाँ पर यूनेस्को की नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इसका मतलब होगा। तो इसमें शामिल है या है इसमें, तो पहली बात सही है। पहली बात सही नहीं हो, पहली बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि इसलिए गलत है क्योंकि बता रहा हूँ कि वर्तमान में भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से पर 12 को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया। पन्ना भी नवीनता में, ठीक है, 13 नहीं होंगे, राइट, 12 यहाँ पर। पन्ना भी जो था वो नवीनता में, तो यहाँ से याद रखना है। सेकेंड बात है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला कोल्ड डेजर्ट होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल्ड डेजर्ट भारत का प्रमुख उच्च ऊंचाई वाला रिजर्व होगा। सेकेंड बात सही है। तीसरा, यूनेस्को के प्रत्येक 10 वर्ष में बायोस्फीयर रिजर्व की समीक्षा करता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात 7वें का से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर MAB जो कार्यक्रम है उसके तहत हर 10 साल की समीक्षा की जाती है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। 2 और 3 करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ से बी सही हो जाएगा इसके बाद। क्वेश्चन 8वां है, बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को में नामित करने का अधिकार किसे है? आंसर हो जाएगा 8वें का करेक्ट आंसर यूनेस्को, यहाँ से सही आंसर है। यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं उसको यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व का नामांकन जो होता है ये राष्ट्रीय संबंधित सलाहकार और सरकार द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर उन्हें औपचारिक रूप से इंटरनेशनल जो कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल होती है ICC उसकी सलाह पर यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा नामित यह घोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पर विचार करना है। 2022 संशोधन के अनुसार सिटीज की अपेंडिक्स प्रजाति अब शेड्यूल 4 में सूचीबद्ध है। पहली बात यहाँ से पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2022 के संशोधन के बाद से सिटीज के तहत आने वाली प्रजातियों को शेड्यूल 4 में रखा गया, लेकिन उनके पुराने वर्गीकरण को पूरी तरह से बदलकर अब कुल अनुसूची की संख्या कम कर दी गई है, ठीक है, तो पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। सेकेंड है, पर्यावरण मंत्रालय को शिकार की अनुमति निरस्त करने का अधिकार होता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार के पास कानून के उल्लंघन पर परमिट या शिकार या विशेष परिस्थितियों में अनुमति या रद्द करने देने का अधिकार होता है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, इस अधिनियम के अंतर्गत 5 अनुसूचियां हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर संशोधन के बाद से केवल 4 यहाँ पर मुख्य अनुसूचियां बची हैं, पहले यहाँ पर 6 थी, ठीक है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4। फर्स्ट में क्या था? फर्स्ट में आपका आता है अत्यधिक सुरक्षा वाली प्रजातियां, लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब, ठीक है। सेकंड है, सेकंड वाले में आएगा सेकंड शेड्यूल में कम सुरक्षा वाली प्रजातियां, और शेड्यूल 3 है उसमें आएगा सिटीज की प्रजातियां, और 4th में आएगा आपका पौधों की प्रजातियां, ठीक है। तो ये सब याद रखना है आपको। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3 यहाँ से गलत है, सिर्फ दूसरी बात करेक्ट है, तो डी यहाँ से आंसर हो जाएगा, सही पूछा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन 10 यहाँ से, भारत प्रोजेक्ट चीता का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में प्रोजेक्ट चीता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर देखो, जो प्रोजेक्ट चीता का प्राथमिक उद्देश्य केवल एक लुप्त प्राय प्रजाति को वापस लाना नहीं, बल्कि यहाँ पर भारत के में जो मैदान है, ग्रासलैंड है, और खुले वन पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्जीवित करना, जो शीर्ष शिकारी की अनुपस्थिति में असंतुलित हो गए, ठीक है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं। एशियाई हाथियों का सामाजिक नेतृत्व समानता मादा द्वारा किया जाता है। पहली बात क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हाथी का जो मात्र सत्तात्मक यहाँ पर होता है, ये समाज में रहते हैं, जिसका नेतृत्व सबसे उम्रदराज मादा है वो करती है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड है, एशियाई हाथियों का गर्भकाल 22 महीने का होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है पहले, है ना। सेकेंड बात ये। तीसरा, एशियाई हाथियों का वितरण केवल उष्णकटिबंधीय घास भूमि तक ही सीमित होगा। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर एशियाई हाथी जो होते हैं ये केवल मैदान तक सीमित नहीं है, घास के मैदान तक सीमित नहीं है, वे घने जंगल, झाड़ी और विभिन्न प्रकार के आर्द्र वन क्षेत्र हैं उसमें भी पाए जाएंगे। 1 2 सिर्फ आंसर करेक्ट है, आंसर 11वें का ए। क्वेश्चन 12, भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के बारे में विचार करना है। क्रोकोडाइल यहाँ पर जो परियोजना है उसके बारे में। भारत में
जो भारत की मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में प्रारंभ की गई थी। पहली बात, 12 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर भारत में जो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में जो थी यूएनडीपी और एफएओ उसकी सहायता से शुरुआत की गई थी इसकी। पहली बात करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, ये परियोजना केवल घड़ियाल प्रजाति के संरक्षण तक ही सीमित होगी। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो परियोजना है केवल घड़ियाल तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ पर इससे भारत में पाई जाने वाली मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां, जैसे कि घड़ियाल, मगर, खारे पानी का मगर, है ना, तो ये सब के लिए यहाँ पर इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, ए सही आंसर है। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत की नदी डॉल्फिन कार्यात्मक रूप से अंधे होते हैं। पहली बात है 13 का से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गंगा और सिंधु नदी डॉल्फिन कार्यात्मक रूप से अंधी होती है और वे शिकार करने के लिए इकोलोकेशन जो होती है उनका उपयोग करते हैं। सेकंड बात है, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, सिंधु डॉल्फिन केवल भारत में पाई जाती है। ये बात गलत है, क्योंकि सिंधु डॉल्फिन है मुख्य रूप से पाकिस्तान में सिंधु नदी पर पाई जाती है और ये भारत में केवल पंजाब की व्यास नदी के एक छोटे से हिस्से में पाई जाएगी। तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है आंसर यहाँ से, ये बात सही है। क्वेश्चन 14 है, निम्न कथनों पर विचार करना है। गिद्ध पारिस्थितिक तंत्र में मृत यहाँ पर पशुओं का भक्षण कर रोग नियंत्रण में योगदान देते हैं। ठीक है, पहला 14 का पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर गिद्ध प्रकृति सफाई कर्मियाँ जो यहाँ पर सड़े गले मांस को खाकर एंथ्रिक्स और रेबीज जैसी बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सड़ गया है, जो कोई मर गया जैसे कि जीव, उसको खा कर उसको साफ करेंगे, है ना, तो क्या होगा यहाँ से ये साफ सफाई करते हैं। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, गिद्धों की संख्या में गिरावट का एक प्रमुख कारण पशुओं के प्रयोग होने वाली कुछ औषधियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पर जो दर्द निवारक कोई दवा होती है ना, जैसे कि वो लगाया तो ये मरा तो उसने खाया, ठीक है, तो वो दर्द निवारक उसके आ गया और वो उसके यहाँ पर नुकसान करेगा। तो यहाँ से सेकंड बात ये भी करेक्ट है, दोनों यहाँ से करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी बात इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। खराई ऊंट समुद्री जल में तैरने की क्षमता रखता है। पहला 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट है। सेकंड है, क्योंकि सही है, क्योंकि यहाँ पर खराई ऊंट जो होता है ये खराई कैमल गुजरात के कच्छ में पाया जाता है और यहाँ पर समुद्री जल में तैर सकता है। मेवाड़ी ऊंट मुख्यतः दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। बैक्टीरियन ऊंट भारत में केवल लद्दाख के उच्च हिमालय क्षेत्र में पाया जाएगा। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, जो केवल यहाँ पर नुब्रा घाटी जैसे क्षेत्र में पाया जाता है। और चौथी बात भी यहाँ पर है, ठीक है। चौथी बात बोला है ऊँट के कुबड़ में मुख्यतः वसा संचित होती है। चौथी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ऊँट की जो कुबड़ में पानी नहीं बल्कि यहाँ पर वसा फैट संचित होती है, जो यहाँ पर भोजन की कमी के समय में ऊर्जा प्रदान करती है। ये बात करेक्ट है ना। चारों बातें यहाँ सही है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका 15 का करेक्ट आंसर 1 2 3 4 बी यहाँ से करेक्ट है ना, बी। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है, इसमें बोला है निम्नलिखित पर विचार करना है। जंगली आग अत्यधिक ऊंचाई वाले शीत मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहली बात यहाँ से क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जंगली आग केवल तिब्बती पठार और लद्दाख जैसे जो अत्यधिक ऊंचाई वाले शीत मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उसमें जीवित रह सकते हैं। जंगली आग मूलतः शाकाहारी होते हैं। ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं और ये घास है ना, काई जो होती है, मोस तथा लाइकेन पर निर्भर रहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला याद रखना है। दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर सी आंसर इसका करेक्ट होगा। याद रखना है वाइल्ड याक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA ये काफ़ी न्यूज़ में था। IBCA की स्थापना भारत द्वारा की गई थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर IBCA को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2023 में बाघ परियोजनाओं के 50 वर्ष पूर्ण होने पर प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आपसे बोलेगा IBCA की स्थापना भारत के जो प्रधानमंत्री द्वारा इसके 45 वर्ष पूर्ण होने पर या 40 वर्ष पूर्ण होने पर किया गया था, ऐसे बताएगा, या बोल देगा 50 वर्ष पूर्ण होने पर की गई थी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऐसा करके घुमाएगा क्वेश्चन। तो याद रखना है पहली बात यहाँ से फिलहाल इसकी करेक्ट है। सेकेंड, इसका उद्देश्य केवल बाघ संरक्षण तक सीमित होगा। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये केवल बाघ तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली है, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, उनके संरक्षण के लिए। सेकेंड बात गलत हो जाएगी यहाँ से। तीसरा, IBCA एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। तो यहाँ से क्या होगा? देखो 17 का जो तीसरा स्टेटमेंट है ये यहाँ पर भारत सरकार इसे संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मानता, जिसका मुख्यालय भारत में होगा। तो 1 और 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा?
ए बात इसका 17 का सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। ये संधि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के समुद्री जैव विविधता संरक्षण से संबंधित होगी। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 18 का क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये संधि हाई सी, जो हाई सीज होते हैं मतलब राष्ट्रीय जो अधिकार क्षेत्र से बाहर समुद्र के जो संरक्षण क्षेत्र है उसके लिए यहाँ पर ये समुद्री कानून संयुक्त राष्ट्र संधि के तहत यहाँ पर क्रियान्वयन समझौता होगा। ये बात इसकी पहली करेक्ट है। सेकंड बात है, ये संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानूनी संधि के तहत यहाँ पर समझौता होगा, अभी बताया मैंने, बात सही है। तीसरा, ये केवल गहरे समुद्री खनन से संबंधित प्रावधान तक सीमित होगा। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये गहरे खनन के सीमित नहीं है, इसलिए यहाँ पर बल्कि यहाँ पर समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और समुद्री अनुवांशिक जो संसाधन है उसके लाभ साझाकरण से भी संबंधित होगा ये। ठीक है, दो बातें सिर्फ इसकी, पहली दूसरी करेक्ट है, तीसरा यहाँ से गलत होगा, आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 19 नंबर है 19, प्रतिपूरक वनीकरण को वन विभाग द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, सही है, क्योंकि यहाँ पर नए संशोधन जो थे अनुरूप उसके तहत यहाँ पर रणनीतिक परियोजनाओं के प्रतिपूरक वनीकरण इन नियमों को सरल बनाते हैं, इसको लेकर के यहाँ पर हस्तांतरित किया जा सकता है। सेकेंड बोल है, रणनीतिक जो यहाँ पर खनिज है इसमें खनन हेतु प्रतिपूरक वनीकरण केवल क्षतिग्रस्त वन पर भी किया सकता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि देखो याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो रणनीतिक खनिज खनन है ये हेतु प्रतिपूरक वनीकरण होगा केवल क्षतिग्रस्त वन पर ही, भूमि पर ही किया जा सकेगा। ठीक है, तीसरी बात है, राज्य सरकारें कुछ रैखिक परियोजनाओं हेतु प्रारंभिक कार्य अनुमति प्रदान कर सकती है, यह भी बात सही है। यहाँ पर बोल देगा आपको केंद्र सरकार है ना, तो घूमना नहीं है, स्टेटमेंट में अपना पॉइंट लिख लेना है यहाँ पर कहाँ से गलत हो सकता है। चौथी बात है, एक 4 पेपर लेके बैठना है, ठीक है, वहाँ से आप क्वेश्चन को पॉइंट को नोट करते रहो। वन परिभाषा में निजी भूमि को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है, चौथी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो अधिनियम अधिनियम के तहत जो भूमि है इसको पूरी तरह से बाहर नहीं रखा गया, बल्कि केवल उन श्रेणियों को छूट दी गई जो सरकारी रिकॉर्ड में वन रूप में दर्ज नहीं है, तो ये बात गलत होगी। ठीक है, 1 2 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से 20 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है। 5 हेक्टेयर तक की परियोजनाओं को क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक से मंजूरी मिलती है। पहला 20 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत में वन भूमि के गैर जो वन की उपयोग है उसके लिए यहाँ पर त्रिस्तरीय प्रक्रिया होती है। इसमें 5 हेक्टेयर तक की छोटी जो परियोजना है उसका निर्णय जो होता है क्षेत्रीय स्तर पर होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर खनन जो जैसी जो बड़ी परियोजना है उसके लिए यहाँ पर केंद्र की अंतिम अनुमति अनिवार्य होती है। पहली बात यहाँ से इसकी सही हो जाएगी। ठीक है, आपसे बोल देगा कि राज्य सरकार की अंतिम अनुमति होती है, तो ये चीज़ याद रखना है, गलत नहीं करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड बात सही है, पहली भी सही है ना। यहाँ पर केवल केंद्र सरकार दे रहा है, सोचो कि केवल है तो गलत होगा, केवल हर जगह गलत ही नहीं होता है, अगर केवल बोलेगा तो कुछ कुछ चीज़ों पर सही भी होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सही है। तीसरा, अंतिम मंजूरी से पूर्व प्रतिपूरक वनीकरण की शर्तें पूर्ण करना आवश्यक होता है, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अंतिम मंजूरी होती है स्टेज सेकंड होता है, तभी मिलता है जब प्रतिपूरक वनीकरण जो होता है इसकी शर्तें पूरी हो जाती हैं। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित पर विचार करना है। खराई ऊंट तटीय और मैंग्रोव परितंत्रों में अनुकूलित पाया जाता है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से 21 का करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर खराई ऊंट अपनी तैरने की क्षमता, मैंग्रोव जो होते हैं चेर, खाने की आदत को कारण विशिष्ट माने जाते हैं, पहली बात सही है। दूसरा, बीकानेरी ऊंट हल्के परिवहन मार्ग कार्यों के लिए जाने जाते हैं, ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर बीकानेरी ऊंट अपनी मजबूती के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पर भारी काम बोझा ढोने के लिए उपयोग करते हैं, बल्कि यहाँ पर और जबकि यहाँ पर हल्की परिवहन या दौड़ के लिए जैसलमेरी ऊंट प्रसिद्ध होते हैं। तो जैसलमेरी ऊंट आपको याद रखना है, हल्के के लिए प्रसिद्ध होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, यहाँ से सही होगा। जो जैसलमेरी ऊंट है इसके बारे में हम डिस्कस कर देंगे, टेलीग्राम पे थोड़ा सा बता देंगे इसको। ठीक है, तो वहाँ से इसको कवर कर लोगे, इसलिए बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कुछ अपडेट रहेगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी, मैं आपको शेयर करता रहूँगा वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। जंगली आग के फेफड़े समान मवेशियों की तुलना में अधिक विकसित होते हैं। ठीक है, पहली बात क्या होगी, 22 का यहाँ से पहली बात करेक्ट है। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी सही है। दूसरा है जंगली आग मौसमी प्रवास करता है। सेकेंड बात,
सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में जीवित रहते हैं, रहने के लिए फेफड़ों को हृदय से बड़े होते हैं इनके, ठीक है। और ये याक जो मौसमी में प्रवास करते हैं, ये भी बात यहाँ से सही है। तीसरा, जंगली याक मुक्ता अर्धशुष्क घास भूमि में पाया जाता है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये भोजन की उपलब्धता होती है उनकी, उसके अनुसार यहाँ पर मौसमी प्रवास जो माइग्रेशन होता है वो करते हैं, और मुख्य रूप से तिब्बती पठार की अर्धशुष्क घास में रहते हैं, ठीक है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 2 3 डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित पर विचार करने, मैंग्रोव परितंत्र उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय ज्वारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है इसका। दूसरा यहाँ पर सेम मॉडल झींगा उत्पादन को मैंग्रोव संरक्षण से जोड़ने का प्रयास करता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगा भी, क्योंकि यहाँ पर जो सेम मॉडल है ये झींगा उत्पादन या पालन के लिए मैंग्रोव को पुनरुत्थान से जोड़ता है इसको। सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट है। तीसरा, मैंग्रोव उच्च वर्षा वन क्षेत्रों में सर्वाधिक विकसित होते हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर मैंग्रोव का विकास वर्षा से अधिक लवणता जो सैलिनिटी होती है और यहाँ पर ज्वारी उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है, ठीक है। वे कम वर्षा वाले शुष्क तटीय क्षेत्रों में जैसे गुजरात में भी पाए जा सकते हैं। ये बात गलत हो जाएगी। चौथा, मैंग्रोव पारितंत्र कटी तटाव चक्रवाती प्रभाव से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये बात तो पता ही होगी आपको, ठीक है। तो 1 2 और 4 करेक्ट है। आंसर सही विकल्प पूछा है तो 23 का ये बात इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने, संघई संकटग्रस्त इंडेंजर्ड बोल रहा है, पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही है। दूसरा, घड़ियाल अति संकटग्रस्त क्रिटिकल इंडेंजर्ड, घड़ियाल यहाँ पर ये भी सही कहती हूँ क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। डुगोंग, ये भी मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ क्वेश्चन को, करंट में भी कराया है ना, और यहाँ पर इन्वायरमेंट में भी कराया था मैंने इसको, जाके देख सकते हो। मैंने जो इन्वायरमेंट के काफ़ी पेपर कराए, कम से कम 5 पेपर मैंने कराए हुए हैं, 500 क्वेश्चन करी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जाके आप यूकेटी जो टेस्ट सीरीज है ना प्ले लिस्ट में, उसमें देख सकते हो, मिलेगा आपको। तो यहाँ से क्या होगा? तीसरी वाली बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। डुगोंग वल्नरेबल सुभेद, लाल पांडा रेड पांडा अति संकटग्रस्त क्रिटिकल इंडेंजर्ड नहीं है, ये यहाँ पर जो है ये इंडेंजर्ड होगा, ठीक है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड नहीं होगा। तो 1 2 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से 24 का सही आंसर है। 25 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं। विचार करने के बाद यहाँ पर आते हैं IPZ, है ना। IPZ क्या है? देखो यहाँ पर जो IPZ बोल रहे हैं इसको बोलते हैं आइसलैंड प्रोटेक्शन जोन। IPZ लिख सकते हो, उसको शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दिया है। ये बोल रहा है कि इसका उद्देश्य अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह में पारिस्थितिक अखंडता की रक्षा करना। पहली वजह से करेक्ट है, ठीक है। दूसरा है, यह भूमि भारत के तटीय क्षेत्रों पर भी लागू होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह भूमि जो होता है तटीय क्षेत्रों के लिए तटीय विनिमय क्षेत्र CRZ अधिसूचना लागू होता है, IPZ लागू नहीं होता है। तीसरी बात है, IPZ अधिसूचना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अंतर्गत जारी की जाती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी की जाएगी। आपसे बोल देगा 1972 के तहत, ऐसा कुछ बोलेगा, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। 1 और 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से सही है। 26 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खिंचन जो आर्द्र भूमि है उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। प्रवासी डेमोइजल क्रेन के लिए महत्वपूर्ण शीतकाल आवास होता है। पहली बात 26 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान का खिंचन जो गांव है जोधपुर, ये प्रवासी पक्षी डेमोइजल क्रेन, जिसको कुर्जा बोलते हैं, ये कुर्जा भी बोल सकते हैं, इसके लिए विश्व प्रसिद्ध होता है ये। सेकेंड बात है, मिनार आर्द्रभूमि परिसर संकटग्रस्त गिद्ध प्रजातियां पाई जाती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उदयपुर का मिनार गांव हाल ही में आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित है। न केवल पक्षियों के लिए बल्कि यहाँ पर गिद्धों के संकटग्रस्त जो प्रजाति होती है उसके संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ये नहीं बोला कि सिर्फ इसके लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आपको याद रखना है बात, अगर बोल देगा कि ऐसा कर सिर्फ इसके लिए तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये नहीं बोल रहा है कि सिर्फ गिद्धों के लिए पाया जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि ये आर्द्रभूमि परिसर में संकटग्रस्त गिद्ध प्रजातियां पाई जाती हैं। सिंपल सी बात बोले तो ये बात करेक्ट होगा। अगर यही बोल देता कि यहाँ पर ये बात जो है ये सिर्फ यहाँ पर गिद्धों की जो आबादी है उसके लिए यहाँ पर पाई जाती है तो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पक्षियों की प्रजातियां भी मिलती है। तो दोनों बातें करेक्ट है। 26 का आंसर सी। 27 है, प्रवाल भित्तियों एवं समुद्री जो परितंत्र उसके बारे में विचार करना है। पहली बात, प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय समुद्री जैव विविधता का
प्रमुख केंद्र होती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है एटोल प्रवाल भित्ति तट से सीधे जुड़ी संरचना होती है। सेकेंड बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर एटोल जो होता है ये तट से जुड़ी नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर एक गोलाकार जो घोड़े या घोड़े के नाल के आकार की भित्ति होती है और जिसके बीच में एक लेगून होता है और तट से सीधे जुड़ी होती है और जो फ्रीजिंग रीफ होता है उसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, तीसरा बोला है प्रवाल भित्तियाँ तटीय क्षेत्रों में तूफानी तरंगों के कटाव से सुरक्षा प्रदान करती हैं। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, तो 1 and 3 27 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 28 है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के बारे में विचार करना है। UNOC 3 में समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण को कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते की दिशा में प्रतिबद्धता दोहराई गई है। पहली बात 28 का पहला यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर जो इसके तहत यहाँ पर 2025 में UNOC 3 में नीस फ्रांस में निर्धारित जो प्लास्टिक प्रदूषण है इसकी संधि और यहाँ पर IPOS महासागर स्थिरता के लिए वैज्ञानिक जो पैनल है इस पर जोर दिया गया है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय महासागर स्थिरता पैनल इसकी स्थापना शामिल है, ये भी बात अभी मैंने बताई आपको, सही हो जाएगी। तीसरा UNOC 3 का आयोजन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्राजील द्वारा किया गया था, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये आयोजन फ्रांस कोस्टारिका द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया था। ओनली 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर 29 है पारमाणिक DNA में जीवों द्वारा पर्यावरण में छोड़े जाए जो जैविक अंश हैं उसकी त्वचा कोशिकाओं उत्सर्जन और ऊतक अवशेष शामिल होते हैं हो सकते हैं। पहली बात 29 का पहला करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो eDNA जो होता है ना, eDNA जो है पर्यावरण DNA इसमें पानी मिट्टी और हवा मौजूद चीज़ों के अवशेष जैसे लार त्वचा में उनकी यहाँ पर जो उपस्थिति उसका पता लगाने की एक क्रांतिकारी तकनीक है जिसके जीवों को क्या होता है, जिसमें यहाँ पर जीवों को परेशान नहीं किया जाता है, तो ये पहली बात करेक्ट है। सेकेंड eDNA जो है ये तकनीक का उपयोग बिना जीव के प्रत्यक्ष रूप से पकड़ने या परेशान किए बिना उसका आकलन कर सकते हैं, है ना, ये भी बात सही है। पहली बात भी सही थी क्योंकि इनकी कोशिका सर्जन ऊतक अवशेष में शामिल हो सकती थी, दोनों बातें करेक्ट हैं। तीसरा eDNA विशेषण केवल जलीय जो पारितंत्र होते हैं उस तक सीमित अनुप्रयोग रखती है। तीसरी बात यहाँ से गलत क्योंकि यहाँ पर eDNA जो होता है इसका उपयोग केवल जलीय तक ही सीमित नहीं बल्कि यहाँ पर स्थलीय और यहाँ पर जो वायवीय होती हैं एयरबोर्न होते हैं उसके परतंत्र में भी सीमित या किया जा सकता है इनको, तो 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर होगा। 29 होंगे। 30 नंबर 30 नंबर है जैव विविधता कन्वेंशन CBD के बारे में विचार करना है। CBD एक बहुपक्षीय संधि है जिसे यहाँ पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन के अपनाया गया था। पहली बात 30 का पहला यहाँ से करेक्ट है। दूसरा भारत CBD का सदस्य है और उसके प्रावधानों को लागू करने के लिए जैव विविधता अधिनियम अधिनियम 2002 में अधिनियमित किया गया था, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा है कार्टागेना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल CBD के तहत प्रमुख बाध्यकारी समझौते हैं जिनका उद्देश्य क्रमशः जैव सुरक्षा और लाभ साझाकरण सुनिश्चित करना होता है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, तीनों करेक्ट है। चौथा CBD का मुख्य लक्ष्य केवल जैव विविधता का संरक्षण और जैव संसाधनों तक सतत उपयोग करना है। चौथी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर जो CBD के 3 यहाँ पर मुख्य लक्ष्य जिसमें से एक जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है, दूसरा हो जाएगा संसाधनों का सतत उपयोग और यहाँ पर तीसरा आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग होने से जो लाभ है उसको उचित समान वितरण करना, ठीक है, और चौथी जो तो यहाँ से जो 3 बातें हो गई और यहाँ से जो चौथी बात बोला ये बात इसकी गलत है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 सिर्फ करेक्ट है। 30 का आंसर 1 2 3 मतलब सी स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत के टाइगर लैंडस्केप में छोटी बिल्लियों की स्थिति जो है उसके संबंध में रिपोर्ट में विचार करना है। भारत में पाई जाने वाली छोटी बिल्लियों की 15 प्रजातियों में से अधिकांश केवल संरक्षित क्षेत्रों में तक ही सीमित होंगी। पहली बात पहले यहाँ से क्या होगा 31 का पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर भारत में छोटी बिल्लियों की कई प्रजातियां जैसे कि जंगली जो कैट होती है वो लेपर्ड कैट, ठीक है, वो संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है, राइट, और कृषि भूमि में मानवीय बस्तियों के पास पाई जा सकती हैं, वे केवल संरक्षित क्षेत्रों तक सीमित नहीं होंगी। सेकेंड है क्लाउडेड लेपर्ड या क्लाउड लेपर्ड जो होता है ये मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत के टाइगर लैंडस्केप में पाया जाता है।
सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। उनके भारत के जो पूर्वी उत्तर पूर्वी भाग है उसमें सदाबहार जंगल में टाइगर लैंडस्केप में यहाँ पर पाया जाएगा। कारकल को इस रिपोर्ट के गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकल एंडेंजर्ड यहाँ पर माना गया है और ये मुख्य रूप से मध्य भारत के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। तीसरी बात करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पाया जाएगा और क्रिटिकल एंडेंजर्ड है और यहाँ पर ये राजस्थान और गुजरात के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। तीनों बात यहाँ पे नोट कर लेनी इसी क्वेश्चन स्टेटमेंट की। तो आंसर क्या होगा, एक गलत है, 2 और 3 सही है, तो बी यहाँ से आंसर हो जाएगा 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 32, अफ्रीकी हाथियों, अफ्रीकन यहाँ पर जो एलिफेंट्स उसके बारे में विचार करना है। अफ्रीका हाथी जो अफ्रीकी सवाना हाथी जो है और अफ्रीकी वन हाथी जो फॉरेस्ट एलिफेंट है, दोनों को आईयूसीएन रेड लिस्ट में लुप्त प्राय एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर आईयूसीएन की रेड लिस्ट में जो स्थिति है इनकी दोनों अलग अलग है। अफ्रीकी सवाना हाथी संकटग्रस्त होगा, है ना, और यहाँ पर एंडेंजर्ड जिसको बोलते हैं, जबकि अफ्रीकी वन हाथी जो है अति संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो दोनों बात याद रखना है इसकी। पहला गलत हो गया। अफ्रीकी हाथी एशियाई हाथी की तुलना में आकार में बड़े होते हैं और उनके कान भी अधिक बड़े होते हैं जो गर्मी को कम करने में मदद करते हैं। सेकंड बात यहाँ से सही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका केवल 2 सही है, तो बी यहाँ से इसका आंसर होगा, क्योंकि अफ्रीकी हाथी एशियाई हाथियों से बड़े होते हैं और उनके कान आकार में अफ्रीकी जो महाद्वीप है उसमें यहाँ पर देखेंगे तो ये सब बता देगा कि यहाँ पर इनके कान जो होते हैं रक्त वाहिकाओं को माध्यम से शरीर की गर्मी को वातावरण को छोड़ने में मदद करते हैं। ओनली 2 करेक्ट है यहाँ से। 33 नंबर क्वेश्चन है, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में विचार करना है। पहला यहाँ से ये बोला है, ये अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या LAC के 100 किलोमीटर के भीतर स्थित रणनीतिक जो राष्ट्रीय परियोजना है उसके लिए वन भूमि गैर वन उद्देश्य के लिए उपयोग करने की छूट देता है। पहला करेक्ट है। दूसरा है, ये संशोधन केवल उन्हीं भूमि पर लागू होता है जहां जो 1980 के मूल अधिनियम के तहत यहाँ पर वन के रूप में अधिसूचित और नोटिफाइड की गई थी, यहाँ पर सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज की गई थी। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। यहाँ से 2 टाइप से क्वेश्चन गलत कर सकता है स्टेटमेंट वाला। यहाँ पर 1980 की जगह 1986 दे देगा आपको, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये भी दे देगा कि यहाँ पर ये केवल उन्हीं अधिभूमि पर नहीं लागू होता जो 1980 के तहत है, बल्कि यहाँ पर जो अधिसूचित नहीं है उन पर भी लागू हो जाएगा, ऐसा करके देगा, तो गलत हो जाएगा वो। तो दोनों टाइप से गलत क्यों हो रहे हैं वो आपको याद रखना है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ये सही है। आंसर क्या होगा, दोनों सही हैं, तो 33 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 34 है, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। ये जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत शुरू किए गए 8 मिशनों में से एक होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये जलवायु परिवर्तन के राष्ट्रीय कार्य योजना जो है उसके 8 मिशन में से एक है। इसका प्राथमिक उद्देश्य केवल भारत में मौजूदा वन आवरण जो होता है फॉरेस्ट यहाँ पर कवर घनत्व सुधार करना, न कि वन क्षेत्र का विस्तार करना। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इस मिशन को दोहरे उद्देश्य यहाँ पर कि मौजूदा वन आवरण की गुणवत्ता में घनत्व में सुधार करना और गैर वन भूमि में वनीकरण के माध्यम से वन क्षेत्र में भी विस्तार करना होगा। दोनों बातें जो मैंने बताई पॉइंट वो करेक्ट हैं और सेकंड वाला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो गई है। पहली वाली बात सही है, सही पूछा है तो यहाँ से 34 का आंसर हो जाएगा। 35 है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR के 2023 के बारे में विचार करना है। पिछले 2 वर्षों में भारत के यहाँ पर कुल वन और वृक्ष आवरण जो है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, इसमें 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक यहाँ पर शुद्ध वृद्धि नेट इंक्रीज दर्ज की गई है। पहली बात 35 का पहला करेक्ट है, ठीक है। सेकंड है, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जबकि यहाँ पर प्रतिशत के मामले में मिजोरम शीर्ष स्थान पर है। सेकंड बात भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया के हिसाब से यहाँ पर मध्य प्रदेश है शीर्ष पर, जबकि यहाँ पर भौगोलिक जो क्षेत्र है परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम है लगभग 84.5%, ठीक है। तो याद रखना है। तो दोनों बातें यहाँ से सही है। 35 का आंसर सी। 36 यहाँ से समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र जो अभी समय उसके बारे में विचार करना है। ये प्रादेशिक सागर जो होते हैं उसकी सीमा के आधार रेखा से अधिकतम 12 समुद्री मील तक हो सकती है, जहां पर तटीय राज्य को पूर्ण संप्रभुता प्राप्त होती है। पहला क्या होगा, 36 का जो पहली बात यहाँ से ये सही हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड बात है, विशेष आर्थिक जोन आधार रेखा से 200 समुद्री मील से आगे विस्तारित नहीं होता है और इसमें तटीय राज्य को समुद्री संसाधन में अन्वेषण विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर जो विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है इसमें 200 मील से तक फैला होता है और यहाँ तटीय राज्य को संसाधनों जैसे मछली पकड़ना, खनन करना, ये दोहन करने का विशेष अधिकार होता है। याद रखना, या बोलेगा कि नहीं होता है तो की पॉइंट नोट करते चलो, क्योंकि एग्जाम तक भूल जाओगे, इसलिए बोला पेपर ले लो, की पॉइंट यहाँ पर नोट करते चलो सबके, ठीक है। और
लेकिन यहाँ पर अन्य देशों के निर्देश यहाँ पर जो होते हैं, निर्दोष मार्ग जो होते हैं, वो अधिकतर इनका अधिकार मिलता रहता है इससे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बातें फिलहाल करेक्ट हैं, तो याद रखना है जो मैंने बताया किस टाइप से गलत हो सकता है क्वेश्चन। आंसर सी, 1 और 2 दोनों। यहाँ पर देखो इंग्लिश में लिख के है ना, थोड़ा सा टाइप करने में और हिंदी ट्रांसलेट करने में ऐसा हुआ है। कोई नहीं, देखते हैं आगे क्वेश्चन 37 नंबर। फ्रेश वाटर चैलेंज के बारे में विचार करना है। ये काफ़ी न्यूज़ में था, फ्रेश वाटर चैलेंज। ये इतिहास की सबसे बड़ी वन जीव और जल निकासी बहाली पहल है, जिसका उद्देश्य 2030 तक करीब यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर तक नदी को बहाल करना। पहला क्या होगा? 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है, इसे आधिकारिक तौर पर COP28 के दौरान लॉन्च किया गया था और भारत इस चुनौती के प्रारंभिक हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक माना जाता है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इसे जल सम्मेलन 2023 UN वाटर कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया गया था, और यद्यपि यहाँ पर COP28 में इसे चर्चा बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में इसका हस्ताक्षरकर्ता सदस्य भारत नहीं है, तो गलत होगा। ओनली 1 यहाँ से करेक्ट है इसका, सिर्फ 37 का आंसर 1। 38 है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन मंजूरी फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया के संबंध में विचार करना है। पहली बात 38 का पहला है, किसी भी गैर वन गतिविधि के लिए वन भूमि और प्रत्यावर्तन हेतु अंतिम मंजूरी संबंधित राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, जिसके लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। पहली बात 38 का पहला करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत में वन भूमि जो होता है डाइवर्जन, इसकी प्रक्रिया 2 चरण में होती है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। इसमें केंद्र सरकार सैद्धांतिक अनुमति देती है, लेकिन यहाँ पर अंतिम आदेश संबंधित राज्य सरकार द्वारा ही जारी किया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 5 हेक्टेयर तक प्रस्तावों का जो निपटारा होता है वो क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है। ठीक है, पहली बात करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात है इसकी 38 की, इसमें बोले 5 हेक्टेयर तक की भूमि डाइवर्जन के संबंधित प्रस्ताव पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति होता है, उसको दिया गया है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में वन और वृक्षों की स्थिति के संबंध में विचार करना है। पंजीकृत वन क्षेत्र जो होते हैं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, और वन आरक्षण जो होता है, फॉरेस्ट कवर, एक ही अवधारणा है और दोनों केवल सरकारी रिकॉर्ड या सूचित भूमि को संदर्भित करते हैं। पहली बात क्या होगी? 39 का पहला से गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्वीकृत या पंजीकृत वन जो क्षेत्र है सरकारी रिकॉर्ड की भूमि है, जबकि यहाँ पर वन आवरण उपग्रह जो चित्र है उसके दौरान पहचाने की 1 हेक्टेयर से अधिक ऊंचाई कोई यहाँ पर भूमि का घनत्व 10% से कम ही होता है ना, तो यहाँ से बात गलत हो जाएगा, इसको संदर्भित नहीं करता है। सेकेंड है, ये वृक्ष आवरण ट्री कवर जो है, इसके वन क्षेत्र के बाहर सभी वृक्ष पैंच शामिल होते हैं जिनका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम होता है। ये भी बात करेक्ट है कि 1 हेक्टेयर से कम होगा वृक्ष आवरण कहलाएंगे, है ना। तीसरा है, कार्बन स्टॉक है जो, इसके आकलन में केवल जीवित बायोमास, जीवित पेड़ पौधे, जड़ें को शामिल किया जाता है, जबकि यहाँ पर मिट्टी की जो कार्बन है इससे बाहर रखा जाता है इनको। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन स्टॉक में जीवित बायोमास के साथ साथ जो मृत लकड़ी, कचरा और मिट्टी का जैविक कार्बन भी शामिल होता है। तो यहाँ से 1 और 3 गलत है, सही कौन सा? केवल 2। बी यहाँ से क्या होगा? 39 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 40 है, रामसर कन्वेंशन के बारे में विचार करना है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है उन आधारित भूमियों का एक रजिस्टर है जहाँ तकनीकी विकास, प्रदूषण या मानवीय हस्तक्षेप के कारण परिस्थिति स्वरूप में परिवर्तन आया और इसमें आने की संभावना है। पहली बात 40 का पहला क्या होगा? करेक्ट है, यहाँ से सही है। सेकेंड, किसी आधारित भूमि को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड हटाने के लिए रामसर जो सलाहकार मिशन है उसका दौरा और उसकी सिफारिश अनुसार प्रक्रिया हिस्सा होगी। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है, रामसर कन्वेंशन के बारे में दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 40 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, ब्रिज प्रोग्राम जो है उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं, ये कार्यक्रम मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू किया गया था। पहली बात 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एशियन द्वारा कार्यान्वित और यहाँ पर GEF द्वारा समर्थित है। ठीक है, ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो मैंने बताया और विकासशील देशों में पारिस्थितिक तंत्र आधारित EBA को बढ़ावा देने के लिए होगा, है ना। ये भी बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र आधारित EBA है, इसको बढ़ावा देगा और ये केवल प्लास्टिक प्रदूषण को सीमित नहीं करेगा। तो ये बात सही हो जाएगी। ओनली 2 करेक्ट है इसका, पहली बात यहाँ से गलत होगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही होगा। ये कार्यक्रम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू किया था। ये बात गलत है इसकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो था ये आयुष्मान द्वारा कार्यान्वित था और GEF द्वारा समर्थित था।
याद रखना है। 42 देखते हैं। 42 है वेम्बनाड झील के बारे में विचार करना है। देखते हैं वेम्बनाड जो लेक है उसके बारे में। पहला है, इसमें बोला है ये भारत की सबसे लंबी झील है और इसे रामसर कन्वेंशन के तहत यहाँ पर एक आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इसी झील के हिस्से के आयोजित की जाती है। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। ये स्थित केरल में भारत की सबसे लंबी झील है और जो पुन्नमद्दा झील वेम्बनाड झील का हिस्सा है और यहाँ वार्षिक नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की जाती है। दोनों बात एकदम फैक्चुअल है, इंपॉर्टेंट है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, मीनार आर्द्रभूमि परिसर के बारे में विचार करना है कि राजस्थान के संबंध में विचार करना है। इसे राजस्थान की पहली बर्ड विलेज के रूप में जाना जाता है और इसे पक्षियों के स्थानीय प्रवास और प्रवासियों दोनों प्रजातियों के रूप में एक महत्वपूर्ण आवास माना जाता है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर उदयपुर को मीनार राजस्थान के पहले बड़े बर्ड विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर इस राज्य में सरकार के लिए जो इसका कोई टैग पर सरकार के लिए पर इसकी रामसर टैग का कोई प्रस्ताव दिया गया, लेकिन यहाँ पर इसे अभी तक आधिकारिक रूप से साची रामसर सूची में शामिल नहीं किया गया है ना। पहली बात सही है, लेकिन दूसरी बात इससे गलत है क्योंकि आर्द्रभूमि बोला शामिल किया जा चुका है, ऐसा नहीं है। सिर्फ पहली बात यहाँ से करेक्ट है इसकी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 है ना? हाँ 44 है प्रवाल भित्तियों के बारे में। जो कोरल रीफ है, काफ़ी टाइम से कोरल रीफ न्यूज़ में चल रहा है। वैश्विक और भारत में वितरण के संबंध में विचार करना है। ये दुनिया की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ केवल ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में स्थित हैं या पाई जाती है। पहला यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि यहाँ पर और ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया के सबसे बड़े प्रवाल क्षेत्र में माना जाता है। पहली बात सही है। सेकंड, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्षेत्र पाया जाता है, जबकि यहाँ पर महाराष्ट्र में मालवन क्षेत्र छोटे पैमाने पर प्रवाल भित्ति को समर्थन करता है। ठीक है, ये भी बात ऐसी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर भारत में सर्वाधिक प्रबल भित्ति अंडमान निकोबार में और जबकि यहाँ पर मालवन महाराष्ट्र में छोटे पैच रीफ यहाँ पर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, घुमा देगा क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना है, गलत नहीं करना है। तो 44 का दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस यहाँ पर असेसमेंट है 2025 के बारे में विचार करना है। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा प्रति 5 वर्ष में जारी की जाती है। पहली बात यहाँ से ये, पहली बात यहाँ से इसकी ये क्या होगी? गलत है ना? पहली बात यहाँ से इसकी गलत होगी। दूसरा, ये आकलन दुनिया के सभी देशों और क्षेत्रों के लिए वनों की जो स्थिति है उसके प्रबंधन और उपयोग हो रहे जो बदलाव उसकी निगरानी करता है। ये बात यहाँ से इसकी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर सेकंड बात सही है और पहली बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि ये रिपोर्ट खाद्य और कृषि संगठन है उसके द्वारा जारी किया थी, ना कि यूएनईपी द्वारा। और सेकंड बात इसकी पूरी करेक्ट है। ठीक है, ओनली 2 करेक्ट है आंसर यहाँ से इसका। केवल दो बात करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो काफ़ी न्यूज़ में है और यहाँ पर इसका 15 साल पूरा हो रहा है। ठीक है, पूरा हो गया है क्योंकि 2010 में बना था और 15-10-25 तो 15 साल पूरा हो चुका है और न्यूज़ में भी है। एनजीटी की स्थापना नागरिक संहिता प्रक्रिया ICPC 1908 दौरान निर्धारित एक प्रक्रिया के तहत की गई थी और ये उसी प्रावधानों में से बात है। पहली बात 46 का पहला यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनजीटी यहाँ पर प्राकृतिक न्याय सिद्धांत जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस से निर्देशित होता है, ना कि यहाँ पर CPC 1908 से। अधिकरण के पास उन मामले के मुआवजा और राहत का अधिकार या आदेश देने की शक्ति होती है जो वन्यजीव संरक्षण 1972 के तहत दायरे में आते हैं। सेकंड बात भी गलत है क्योंकि एनजीटी के दायरे में 7 कानून आते हैं, लेकिन यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यहाँ पर इसमें अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। तीसरा, एनजीटी के निर्णय के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ये बात यहाँ से करेक्ट है। सही पूछा है तो केवल 3 सी। 46 नंबर हो गया। 47 नंबर है, 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसे बोले निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय पौधा किस्म संरक्षण बाग जो है संरक्षण संघ है इसका सदस्य नहीं है और इसने यहाँ पर इसके बजाय यहाँ पर अपना स्वयं का पौधा किस्म और यहाँ पर कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 लागू किया है। आंसर जाएगा 47 का करेक्ट आंसर भारत यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर भारत जो है यूपीओवी मतलब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पौधा किस्म संरक्षण संघ है, इसका सदस्य नहीं है। भारत ने किसानों के अधिकारों और पौधों की जो किस्म होती है उसकी सुरक्षा के लिए अपना यहाँ पर स्वयं का विशिष्ट कानून जो होता है FRA और PPV वो बनाया है, जो यहाँ पर यूपीओवी की तुलना में किसानों के बीच बचाव दोहराने के लिए बोते हैं फसल उसकी अधिक आज़ादी देगा इससे। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये यहाँ से आंसर होगा इसका।
48 देखते हैं। 48 यहाँ से इसमें बोला है सिटी जो है वन्यजीव संरक्षण वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन जो है उसके बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा। ठीक है, देखो सिटीज़ की अगर डेफिनेशन आपको पता होगी तो क्वेश्चन यहाँ से सही कर पाओगे, वरना क्वेश्चन गलत करोगे, क्योंकि सिटीज़ वाला क्वेश्चन एक बार यूपीएससी पूछ चुका है 2016 जो भी पूछा है, बट है ना। लेकिन यहाँ से आप इसके बारे में अगर पता होगा डेफिनेशन तो कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर सिटीज़ जो है ये क्या होता है, इसके सदस्य देशों में कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, लेकिन ये एक स्वयं राष्ट्रीय कानून की जगह नहीं लेता है, ये बता रखना है। सदस्य यहाँ पर देशों में अपने देश के इसे कानून लागू करने के लिए घरेलू कानून जैसे कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संशोधन अपनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात करेक्ट हो जाएगी सी। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा। देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन। UNFCCC के 30वें पक्षकार सम्मेलन के बारे में विचार करना है। COP 30 का आयोजन वर्ष 2025 में ब्राजील के बेलिम में किया जाएगा, जिसे अमेजन के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। पहली बात 49 का पहला करेक्ट है। दूसरा, इस सम्मेलन का मुख्य केंद्र बिंदु देशों द्वारा अपने नए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को प्रस्तुत करना है, जो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने के लक्ष्य को अनुरूप होना चाहिए। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें एकदम सही है। आंसर यहाँ से 49 का सी यहाँ पर सही बात है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मीथेन उत्सर्जन के संबंध में विचार करना है। देखते हैं, मीथेन का वायुमंडलीय जीवन काल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की तुलना में बहुत छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता GWP CO2 की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। पहली बात 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगी पहली बात यहाँ से इसकी। यहाँ से सेकंड बात है, पहला तो सही हो गया। सेकंड, इसमें बोला ग्लोबल मीथेन प्लेज को यहाँ पर COP 26 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 30% की कमी करना, और भारत इस पहल का एक सक्रिय हस्ताक्षरकर्ता सदस्य है। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत ग्लोबल मीथेन का प्लेज का सदस्य नहीं है, याद रखना है। क्योंकि यहाँ पर भारत का मानना है कि यहाँ पर इससे क्या होगा, कृषि या धान की खेती जो होती है और पशुपालन, इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इस वजह से यहाँ पर इसमें शामिल नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, पेरिस समझौता एग्रीमेंट है, उसके बारे में विचार करने का अनुच्छेद 6 है, उसके लेकर के ये बोले ये देशों को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जो होते हैं वो प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक सहयोग और कार्बन क्रेडिट के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की अनुमति देता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकंड है, ये बोले ये उत्सर्जन कटौती दोहरी गणना डबल काउंटिंग जो होती है उसको रोकने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है, जिससे यहाँ पर सुनिश्चित होता है कि यहाँ पर कार्बन कटौती को दावा 2 अलग अलग देशों द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है और एकदम सही बात बता रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से सी 51 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये कार्बन जो बाजार होता है, कार्बन मार्केट जो होता है, ये जो देशों को जो अंतर्राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट जो व्यापार होते हैं उसके माध्यम से अपने उत्सर्जन को लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है, और ये सुनिश्चित करता है कि यहाँ पर एक ही क्रेडिट को 2 देश ना गिने, है ना। ये बात है, थोड़ा सा डीप में आप इसको जाके डीप में पढ़ाएंगे इसको। अभी जो PT 365 की मैगजीन जो आएगी हिंदी वाली, उसमें हम लोग डीप में सब चीज़ें पढ़ेंगे, और है ना। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बना यहाँ से, तो और 2-3 क्वेश्चन कैसे वहाँ से बन सकते हैं वो यहाँ करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी कर सकेंगे MCQs। अभी जैसे इंग्लिश वाला आ गया तब तक आपको ये सब चीज़ें करना है, MCQs पूरे खत्म करने हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ से करेंगे, तो दोनों चीज़ आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी वो। ठीक है, और जो हिंदी की मैगजीन आनी है वो 15 तारीख को आएगी। जब तक हम लोग करीब 3 से 4 दिन में ये पूरी मैगजीन खत्म करेंगे MCQs के माध्यम से। ठीक है, आज हमने पहला टॉपिक लिया और कल दूसरा और तीसरा दोनों एक साथ ले लेंगे। कम से कम 50 करीब 60 से 70 क्वेश्चन वहाँ से बनाएंगे। राइट, ऐसे करके सब क्वेश्चन आपको फ्रेम होता जाएगा, माइंड में सेट होता जाएगा क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, और उसके बाद हम लोग व्याख्या जब मैगजीन आ जाएगी व्याख्या से पढ़ेंगे उसको। राइट, तो एंड करते हैं से इसको। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और लोगों को शेयर भी कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना PT 365 का। और कुछ टाइम बाद में कोशिश करेंगे कि मार्केट में भी इसको अवेलेबल करा दें, मार्केट में भी आपको मिल सकता है ये। ठीक है, तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। टेलीग्राम बस ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा वहाँ से।